गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत अपना नया पाठ अनुस्वार और अनुनासिक और नुक्ता प्रयोग के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम अनुस्वार लेते हैं। अनुस्वार का चिन्ह जो आप देख रहे हैं वो बिंदु के रूप में होता है और ये शिरोरेखा पर अंकित होता है। इसी तरीके से अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में लिया जाता है। अनु और स्वर, अनुधन स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला वर्ण, अनुधन स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न होकर या आकर इसके मध्य या अंत में ही होता है। अनुस्वार का जो प्रयोग है वो प्रारंभ में न होकर या तो मध्य में होता है या अंत में होता है। यह नासिक के व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और इसका लिपि चिन्ह बिंदु के रूप में होता है। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में इसे अनुस्वार चिन्ह के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। अब देखिए, शब्द के मध्य में अनुस्वार की क्या स्थिति होती है कि यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आता है तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण में वह पंचमाक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होता है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा वर्णमाला के बारे में, स्वर व्यंजन के बारे में, जिसमें क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। इसके अकॉर्डिंग पंचम वर्ण को हम जानेंगे। जैसे क वर्ग है तो क, ख, ग, घ, ण। तो यहाँ पर जो प्रथम वर्ग है वो क है, इसलिए इसको क वर्ग के नाम से जाना जाएगा और इसका पंचमाक्षर ण होगा। इसी तरीके से च वर्ग है तो च, छ, ज, झ, ण। तो यहाँ पर भी च प्रथम वर्ग है तो इसलिए इसको च वर्ग के नाम से जाना जाएगा और इसका पंचमाक्षर पंचमा ण होगा। इसी तरीके से ट, ठ, ड, ढ, ण। तो यहाँ पर ण जो है वो इसका पंचम वर्ण कहलाएगा। इसी तरीके से त, थ, द, ध, न। तो यहाँ पर जो न है वो पंचम वर्ण कहलाएगा। प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पर म इसका पंचमाक्षर होगा। तो इस तरीके से ये 5 वर्ग के आधार पर इनके पंचमाक्षर को हमने जाना। यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आता है तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण में वह पंचमाक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होता है। अब यहाँ पर ग दे रखा है, उसके बाद ये पंचमाक्षर हो गया और उसके बाद ये व्यंजन आ गया ग और फिर आखिरी मात्रा ग, ण, ग। तो यहाँ पर उच्चारण इसका करने के लिए, इसको शब्द रूप में लिखने के लिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा और ये जो पंचमाक्षर है उसको नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाएगा, लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में उसका पंचमाक्षर की ध्वनि उच्चारित होगी। इसी तरीके से च है, फिर पंचम वर्ण है, फिर च है, फिर ल है, तो इसको चंचल। तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ। इसी तरीके से प, ण, फिर छोटी की मात्रा ड और त। तो यहाँ पर भी पे अनुस्वार लगेगा, ड पे छोटी की मात्रा और त, पंडित। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ण है वो ट वर्ग के अंतर्गत आता है और जो ण है वो क वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जिस वर्ग के अंतर्गत यह है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको हटा के और अनुस्वार का प्रयोग करना है। इसी तरीके से द, न, त। तो आपको इसको अनुस्वार का प्रयोग करना है और पंचमाक्षर हटा देना है, तो वो दंत हो जाएगा। प, म, प, पंप। तो प वर्ग आ गया ये। इसी तरीके से यदि कोई भी स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आता है तो लेखन जब लिखने का जो क्रिया होती है उसमें लिखने के लिए हमें पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग करना होता है। तो जब भी इस तरीके से आपके अगर अनुस्वार का प्रयोग आए और इसमें पंचमाक्षर ये पंचम वर्ण दे रखा है, स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आता है तो उसको
अनुस्वार के रूप में इसको लिखा जाता है। अगला देखिए, इसमें ऊष्म व्यंजन। इसमें श, श, स, ह से पूर्व अनुस्वार का ही प्रयोग होता है कि जब हम वर्ण बोलते हैं श, श, स, ह, तो वर्ण बोलने पर एक तरह से गर्म वायु बाहर निकलती है, रगड़ के साथ एक गर्माहट निकलती है, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसा कि गर्मी वाले जो व्यंजन होते हैं बोलते समय उसमें एक रगड़ या गर्माहट बाहर निकलती है, तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, स, ह, जैसे वंश, हंस, अंशु आदि। आगे देखिए, इसमें सम उपसर्ग होता है। कई शब्द ऐसे होते हैं उसमें सम उपसर्ग लगाया आगे लगा रहता है, तो सम उपसर्ग के बाद यदि जो बीच वाले वर्ण हैं य, र, ल और व, या ऊष्म व्यंजन आता है जिसपे श, श, से और है आए, तो निश्चित रूप से मैं के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर सम दे रखा है और यम दे रखा है, तो यम के आगे सम उपसर्ग है, इसके बाद सम उपसर्ग के बाद यह आया है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर सम का प्रयोग ना करते हुए हमें इसको अनुस्वार का प्रयोग करना है, तो संयम हो जाएगा। इसी तरीके से सम, धन, लाभ, संलाप, सम, धन, वाद, संवाद, सम, धन, सा, संसार, तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जबकि सम उपसर्ग को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो जब भी सम उपसर्ग आता है और उसके बाद यदि ये, रे, ले, वे या कोई ऊष्म व्यंजन आता है जैसे श, श, स है, तो सम मैं के स्थान पर उसका अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, शब्द के अंत में अनुस्वार की क्या स्थिति होती है, जिसमें ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में उसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वयं, अहम आदि। तो अनुस्वार कई परिस्थितियों में नहीं भी लगाया जाता है। जिन शब्दों में भिन्न भिन्न नासिक के व्यंजन एक साथ प्रयुक्त होते हैं या पंचमाक्षर द्वितीय रूप में होता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वा, ण, ये पंचम वर्ण आ गया, क वर्ग का, म, ये, तो उसको इसी रूप में लिखा जाता है, जैसे ची, न, मैं, चिन्मय, जन, संपन्न, उन्नति, उन्मुख, सन्मार्ग, उम्मीद आदि। अब देखिए, यदि पंचम वर्ण ये, वे, है से पूर्व आए यानी पहले आए, पंचम वर्ण यदि यह, वे, है से पहले आता है तो उसका अनुस्वार रूप नहीं लगाया जाता, बल्कि वही पंचम वर्ण अपने मौलिक रूप में ही लिखा जाता है। जिस रूप में वो पंचम वर्ण में है, पंचम वर्ण के रूप में, उसी रूप में उसको लिखा जाएगा। यदि पंचम वर्ण के बाद यदि यह आता है, वह आता है या है आता है, तो इनके यह, वह, है से पहले यदि कोई पंचम वर्ण आता है, जैसे मैंने आपको बताया क वर्ग का, क वर्ग के बारे में, जैसे क, ख, ग, घ, ण, तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो गया? ण। इसी तरीके से जैसे ये चीज़ है ट, ठ, ड, ढ, ण। अब आगे देखिए, इसमें तो वो जो वर्ण, ये जो पंचम वर्ण है, ये जो वर्ग का पंचम वर्ण है, वो अनुस्वार के रूप में नहीं लगेगा, उसको वो अपने मौलिक रूप में ही रहता है। तो जैसे अन्य, अब यहाँ पे न पंचम वर्ण आ रहा है तो इसमें यह आ गया, तो ये ऐसे ही रूप में रहेगा, इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। पुण्य, मान्यता, कर्ण, समन्वय, तुम्हें, उन्हें आदि। अब देखिए आगे, जिस प्रकार से हमने अनुस्वार को जाना कि अनुस्वार को बिंदु के रूप में लगाया जाता है और इसका जो उच्चारण करते समय जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है, उसी तरीके से जो अनुनासिक होता है उसका जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु के रूप में
होता है। जो शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है खाली स्थान पर, वो अनुनासिक कहलाता है। जब स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। जब वायु, जिसको जो भी ये स्वर है, इन स्वरों को बोलते समय, उसका उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी उसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो वो वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जैसे इसका चिन्ह बिंदु क्या है? चंद्र बिंदु। यह ध्वनि ही स्वरों का गुण होती है। शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान पर चिन्ह लगाने को में ही इसका प्रयोग करते हैं। शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान वाले शब्दों में अनुनासिक की क्या स्थिति होती है? जैसे अ, आ, उ। ये साधारण वर्ण स्वर होते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है तो उसका उच्चारण करते समय एक अलग ध्वनि निकलती है जो नाक और मुंह से निकलती है। जैसे अंग, एक तो बोलते हैं हम अ, एक बोलते हैं अंग, आ, उ। जैसे अंगना, फसना, हंसना, आँख, आँख, आंसू, चांद, मुंह, उंगली, धुंधला, एक तो हम नॉर्मल साधारण वे में बोलते हैं जैसे और एक बोलते हैं पूंछ, ऊंचाई, सूंघना। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह वाले स्वरों में अनुनासिक के चिन्ह के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग इन स्वरों में अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर स्थान की कमी होने के कारण लगाया जाता है, जबकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होने के कारण अनुनासिक की ध्वनि निकलती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु के रूप में होता है, और जब स्वरों का उच्चारण हमें मुख के उच्चारण करते समय हमें मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, उससे भी वायु निकलती है, तो वो अनुनासिक का प्रयोग इसमें होता है और वो चंद्र बिंदु के रूप में होता है, और इसमें स्वरों का ही ये ध्वनि गुण होती है। तो अगर इसमें अ के साथ अगर चंद्र बिंदु आता है, या आ के साथ आता है, या ऊ के साथ आता है, या बड़े ऊ के साथ आता है, तो उसका उच्चारण कुछ अलग तरीके से हो जाता है। जैसे अंगना, फंसना, हंसना, आँख, आंसू, चांद, मुंह, उंगली, धुंधला, पूंछ, ऊंचाई, सूंघना। इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। आगे देखिए, हम कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे छोटी। अब इसके साथ भी अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, ई। एक तो हम साधारण रूप में बोलते हैं ई, एक ई यानी खिंचाई, सिंचाई, सिंघाड़ा। ई, ईंट, खींचना, छींकना। ए, में, सेकना, फेंकना। ओ, गोंद, होठ, चोंच। औ, पौंधना, रौंदना, पहुँचा। तो बच्चों, जो ये वाले स्वर हैं, इन स्वरों में जगह की कमी होने के कारण, कई बार इनके ऊपर स्थान की कमी होने के कारण इनको अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, लेकिन बोलते समय हम इसका उच्चारण करते समय अनुनासिक ध्वनि का ही उच्चारण होता है। जैसे ई है तो यहाँ पर इसको लिखित रूप में इसको खिंचाई, सिंचाई, सिंघाड़ा। तो अनुस्वार का तो प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर इस पर स्थान की कमी है, इस कारण से। इसी तरीके से ईंट, खींचना, छींकना। में, सेकना, फेंकना। गोंद, ओठ, चोंच, पौंधना, रौंदना, पहुँचा। तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा इन स्वरों के साथ। अब देखिए आगे, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या होता है। अब ये हम जानेंगे कि अनुस्वार जो होता है उससे आप परिचित हैं कि वो शिरोरेखा पर जो बिंदु के रूप में इसका चिन्ह होता है, और अनुनासिक का चंद्र बिंदु के रूप में इसका चिन्ह होता है। अनुस्वार होता है कि जो उच्चारण करते हैं हम, जब उच्चारण करते समय
जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है तो ये नासिक व्यंजन कहलाता है और इसका लिपि चिन्ह बिंदु के रूप में होता है। जबकि अनुनासिक है, इसका जब उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो वहाँ पर वो वही जो है प्रमुख स्वरों का गुण होती है और इसका लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु के साथ होता है। तो उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है। दूसरा अंतर देखिए कि अनुस्वार का लेखन अनुस्वार से पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है, कि जब भी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो वो पहले वर्ण वाले बिंदु के ऊपर इसको लगाया जाता है। जैसे ह और स है तो इसको अनुस्वार के रूप में लिखने पर ह, अ साउंड आ रहा है तो इसमें स्वर आ रहा है तो उसमें इसके ऊपर बिंदु आएगा, अनुस्वार लगेगा तो वो हो जाएगा हंस। इसी तरीके से अनुनासिक का चिन्ह उसी स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर ही लगाया जाता है। जैसे ह स है तो वो हंस, तो यहाँ पर हंस और हंस एक ही तरह से समान रूप से शब्द दे रखे हैं, लेकिन इनका इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। इसके कारण इनके दोनों के अर्थ जो हैं वो अलग रूप में सामने आ रहे हैं। जैसे हंस है, हंस के ऊपर अगर हम अनुस्वार लगाते हैं तो वो हंस हो जाता है, वो एक पक्षी के बारे में बताएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर चंद्र बिंदु आ रहा है हंस, तो वो एक हंसने की क्रिया के बारे में हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, जब किसी शब्द में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगती है तो उच्चारण में भले ही अनुनासिक ध्वनि हो, परंतु लेखन में शिरोरेखा के ऊपर जगह की कमी के कारण अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर बताया था कि जगह की कमी के कारण कोई भी मात्रा आती है, किसी भी शब्द में शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा लगती है तो वो उच्चारण वो करते समय तो हम उसमें अनुनासिक का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसको लिखते समय इसमें अनुस्वार या बिंदु का ही प्रयोग होगा। आगे देखिए बच्चों कि जिस प्रकार से हमने अनुस्वार को जाना, अनुनासिक को जाना, उसी तरीके से आपके हिंदी व्याकरण में नुक्ता प्रयोग के बारे में भी इसमें परीक्षा में पूछा जाएगा। नुक्ता प्रयोग यानी ये आगत ध्वनियाँ होती है। अब आगत ध्वनियाँ वे होती है कि जो हमारी हिंदी भाषा होती है, हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं से आए हैं और उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए उनका कोई हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं होता है, तो उनके उच्चारण को करते समय, शुद्ध करते समय वहाँ उस पर नुक्ते के रूप में जो वर्ण होता है उसके नीचे उस बिंदु को लगाया जाता है। जैसे हमने अनुस्वार में जाना कि हम शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं, जबकि उर्दू भाषा में इनको व्यंजन को या अंग्रेजी भाषा में इनको या फारसी भाषा में इनको लिखते समय जो वर्ण होता है उसके नीचे उसका बिंदु का प्रयोग होता है। तो इसी तरीके से हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो अन्य भाषा से आए हैं और उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी में इसका कोई विशेष लिपि चिन्ह नहीं होता है। हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर ही प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए इनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए व्यंजन के नीचे बिंदु लगाया जाता है, इसे नुक्ता कहते हैं। अब देखो बच्चों, परंपरागत वर्ण जो है हमने जाना कि जो हम शुरू से वर्णमाला में जानते आए हैं, जैसे क से ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इसी तरीके से जो ये हमारे परंपरागत वर्ण हैं जो हमारी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ, तो नुक्ता प्रयुक्त करके विकसित किए गए वर्ण का प्रयोग इस तरीके से होगा। जैसे क के नीचे ये नुक्ता का प्रयोग हो गया बिंदु का, तो इसे नुक्ता कहेंगे। ख के नीचे की तरफ, ग के नीचे की तरफ, ज और फ के नीचे की तरफ, तो इनका नुक्ता प्रयोग होने के कारण इसका जो अर्थ है या इसको बोलते समय अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है, तो ये साधारण स्थिति में फिर नहीं कहे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह देखने में आता है कि जैसे क है, ख है और ग है, इसमें नुक्ते का प्रयोग अनिवार्य न होकर ऐच्छिक है कि इसमें आप लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर एक शब्द दे रखा है जैसे गज,
तो गज का अर्थ एक रूप में देखा जाए हाथी होता है और जिसमें नुक्ता प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो दूसरा है उसमें नुक्ता प्रयोग हो रखा है, तो इसका अर्थ एक नाप से हो जाता है। तो नुक्ता प्रयोग होने पर ही उसमें अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, उससे पहले नहीं आता। अब देखिए आगे, जैसे जय और फे, इसमें नुक्ता लगाना उच्चारण तथा लेखन दोनों में ही आवश्यक होता है। जब भी कोई उर्दू भाषा का शब्द होता है और उसमें इस तरीके से ये नुक्ता प्रयोग किया जाता है, जो हमारी हिंदी भाषा की न होकर किसी अन्य भाषा से हमारे इसमें आए हैं, तो उनका प्रयोग करते समय नुक्ता प्रयोग किया जाता है। तो जय और फे में नुक्ता लगाना उच्चारण और लेखन दोनों में ही आवश्यक हो जाता है। जय और फे में जब नुक्ता लगता है तो उर्दू तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के शब्द बनते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा के भी शब्द बनेंगे और उर्दू भाषा के भी शब्द बनेंगे। तो उच्चारण करने पर अर्थ के आधार पर भी इसमें अंतर आता है। जैसे जय से युक्त उर्दू के कुछ शब्द हैं यहाँ पर, जैसे कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत और जमानत। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान रूप से एक से लगते हैं, लेकिन उसमें अगर नुक्ता प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है सजा, और जिसमें नुक्ता प्रयोग नहीं किया है तो इसका अर्थ जानेंगे हम सजा यानी दंड देना, दंड के रूप में सजाना। जैसे नुक्ता प्रयोग किया गया है तो वो दंड के रूप में आएगा, जैसे सजा, तो उसको बोलते समय जो है वो अधिक बल का प्रयोग हो रहा है, जय पर अधिक जोर लग रहा है, सजा। लेकिन अगर हम इसको केवल सजा देना किसी भी चीज़ को, तो वो सजाना एक तरह से संवारने को कहा गया है। इसी तरीके से दूसरा शब्द है जरा और जरा। जरा तो हमने इसको आसानी से बोल दिया और इसमें नुक्ता प्रयोग नहीं हुआ, तो जरा तो वो थोड़ा कहलाएगा अर्थ के आधार पर, और ज़रा, ज़रा यानी इसको बोलते समय अधिक बल का प्रयोग हो रहा है, तो वो जरा यहाँ पर अर्थ के रूप में बुढ़ापा इसका अर्थ आएगा। तो अर्थ के आधार पर देखने में नुक्ता लगाने पर इसका अलग अलग अर्थ निकलता है, जो जय और फे में नुक्ता लगाने के रूप में होता है। इसी तरीके से बच्चों देखो आगे, अब देखिए आगे ज से युक्त अंग्रेजी के शब्द जानेंगे, जैसे रोज़, एज, ज़ीरो, प्राइस, न्यूज़ आदि। तो ये जय नुक्ता का प्रयोग हुआ है और ये अंग्रेजी के शब्द कहलाएंगे। इसी तरीके से फ से युक्त उर्दू के शब्द भी हैं, जैसे फरियाद, फतवा, फ़न, काफिला तथा फसाद आदि। फे से युक्त अंग्रेजी के शब्द देखिए, जैसे कफ, फेल, फाइट, फाइन तथा फादर आदि। अब इसके साथ साथ आगे नुक्ता प्रयोग के बाद हम अर्धचंद्राकार, कई बार ऐसा होता है कि शिरोरेखा के ऊपर इस तरीके से अर्धचंद्राकार वाला चिन्ह लगाया जाता है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु रूप में नहीं होता है, केवल अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि जो होती है वो हिंदी भाषा से अलग होती है। तो ये जो नुक्ता प्रयोग है ये सब ये आगत ध्वनियाँ कहलाता है। जैसे ये चंद्र आधा चांद के रूप में आ रहा है या नुक्ता प्रयोग आ रहा है, तो ये आगत ध्वनियाँ कहलाएगी। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि हिंदी से अलग होती है, भिन्न होती है। यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की है, इसीलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह को लगाया जाता है, इसको विकसित किया गया है। जैसे इसका चिन्ह अर्धचंद्राकार के रूप में है, जैसे हॉट, तो हॉट यानी यहाँ पर गर्म होगा अगर इसके ऊपर अर्धचंद्राकार चिन्ह लगा दिया जाता है। लेकिन इसी को हम हार्ट लिखेंगे बिना चिन्ह के, तो वो उसका अर्थ अलग निकलेगा, वो बाजार के रूप में होगा। इसी तरीके से दूसरा शब्द देखिए,
जैसे बॉल, बॉल बॉल इसको बोलते समय बॉल, तो ये इसको अर्धचंद्राकार रूप में इसका चिन्ह लगा है और यहाँ पर इसका अर्थ गेंद के रूप में लिया गया है। जबकि हम बोलते हैं बाल, तो बाल जो बोलते हैं वो हमारे सिर के बाल के रूप के अर्थ में आता है। इसी तरीके से एक शब्द ये भी होता है कि जैसे काफ़ी और कॉफ़ी, अगर हम आ और ओ के बीच की ध्वनि जो निकल रही है वो अर्धचंद्राकार के रूप में होगी। तो कॉफ़ी, तो कॉफ़ी एक पेय पदार्थ हो जाता है जो अर्धचंद्राकार चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। और इसी को अगर हम बिना उसके लिखेंगे काफ़ी, तो वो पर्याप्त के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरीके से नुक्ता प्रयोग है या अर्धचंद्राकार, जिसमें केवल आधा चांद के रूप में इसका चिन्ह लगाया जाता है। तो इस तरह से ये शब्द बनेंगे। अब आगे देखिए, हम अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता प्रयोग के अन्य उदाहरण को भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है अनुस्वार, जैसे अनुस्वार वाले जो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे पसंद, गंदा, रौंदते, गेंद, हेमपेंट, अत्यंत, दिसंबर, डंडा, भयंकर, इंद्रियों, सायकाल, आशंका, कम, लंबी, रंगीन, अंतिम, ढंग, अधिकांश, प्रारंभ, गुंजायमान, चिंतित, कौंधा, शंकु, ठंडी, पुंज, तंबू। तो इसी में सब में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ये एक तरह से नासिक के व्यंजन होगा, इसकी जो ध्वनि है उच्चारण करते समय वो नाक से निकलती है। जबकि अनुनासिक में हमने ये जाना था कि इसकी बोलते समय इसकी ध्वनि जो है वो नाक और मुख के माध्यम से उच्चारण करते समय निकलती है। जैसे देखो बच्चों, ये स्वरों का गुण होती है, इसमें स्वरों का प्रमुख गुण होता है। जैसे माँ, एक तो माँ बोलते हैं हम साधारण रूप में, एक माँ, गाँव, आँख, दांत, धुंधले, गूंथ, कुआं, चांद, कांच, मियाँ, उंगली, बूंदें, झांकते, बांधकर, अंगूठा, सांस, पाँच, मुँह जोर, बाँस, टांग, झांका, भांति। तो इन सभी शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। इनका उच्चारण करते समय मुख और नाक से जो ध्वनि निकलती है तो उसमें अनुनासिक का प्रयोग होता है। इसी तरीके से जो नुक्ता प्रयोग है, तो नुक्ता प्रयोग में भी हमने ये जाना कि जो हमारी हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा में कई अन्य भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं। तो उन शब्दों के लिए कोई हिंदी भाषा में शुद्ध लिपि चिन्ह न होने के कारण इसमें ये भाषाओं का प्रयोग, इन भाषाओं का प्रयोग करते समय इसमें नुक्ता प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ज और फ ये प्रमुख रूप से, इनमें उच्चारण प्रमुख रूप से आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं जिसमें नुक्ता प्रयोग किया गया है, जैसे तूफान, मजबूत, सजा, ज़रूरत, ज़माना, फर्ज, कर्ज, गज आदि। तो इनमें नुक्ता प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता प्रयोग, अर्धचंद्राकार आदि लिपि चिन्हों और उनके बारे में जाना। आपको हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है अपनी, उसमें जो अभ्यास पत्र दे रखे हैं उनको आप उसको अभ्यास के रूप में इसमें कार्य करेंगे। आप उसको किताब में भी कर सकते हैं और इस तरह से उसमें वर्क काम करने पर आपको उसका अच्छा अभ्यास भी होगा और आपको उसमें समझ में भी आएगा। अब बच्चों आगे हम जो हमारे हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर है शब्द और पद, ये जो पाठ है वो इस वर्ष पाठ्यक्रम में हमारा नया जुड़ा है। तो देखिए आगे जानते हैं शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखो बच्चों, समाज में रहता है और समाज में रहकर वो हमारे जीवन जो शब्द होते हैं उसको वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जो किसी भी प्रकार से हम अपने भावों को, विचारों को हम बोलकर या लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं या बताते हैं तो उनमें शब्दों का प्रयोग
किया जाता है। तो अब देखिए आगे, मूक भाषा के अलावा शब्द भी माध्यम है जिससे हम अपने भाव या विचार दूसरों को बताते हैं। कि एक जो भाषा होती है, हमने छोटी कक्षा में पढ़ा कि मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है या मूक भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होता है जिसमें हम इशारों से समझा देते हैं, अपने भाव या विचार बता देते हैं। लेकिन जो शब्द है वो हमारे जीवन में एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, अब जैसे केवल वर्ण है तो वर्ण से तो कोई शब्द की पहचान नहीं होगी। वर्णों का जो मेल होता है, वर्णों का जो समूह होता है, जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, सार्थक समूह। सार्थक यहाँ पर वही आया जिसका कोई एक सार्थक अर्थ निकलता हो। तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। अब देखो बच्चों, जो शब्द होते हैं वो अपने आप में ही स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। जो वर्णों का समूह होता है, जो सार्थक समूह होता है, वो अपने आप में स्वतंत्र रूप में होता है, तो वो शब्द बनते हैं उससे। अब जरूरी नहीं कि शब्द कहा जाए, क्योंकि वह एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। अगर आप कई प्रकार के वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बना रहे हैं और उसका कोई निरर्थक अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द वही कहलाएगा जिसका एक अर्थपूर्ण सार्थक अर्थ निकलता हो, अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, तभी उसे हम शब्द की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ण दे रखे हैं अलग अलग, जैसे हमने जोड़ा क, ल, मैं। अब ये अलग अलग वर्ण है, क अलग है, ल अलग है और मैं अलग है। क, ल, म, तो क्या बना? कलम। तो ये सार्थक समूह हो गया वर्णों का। कलम, क, म, ल, कमल, ल, म, क, लमक, ल, क, म, लकम। देखो बच्चों, यहाँ पर वर्णों का मेल तो हुआ है और वर्णों का मेल दो रूप में हुआ है। जैसा कि हमने जाना, पहला, ये जो चार उदाहरण दे रखे हैं, पहला जो उदाहरण है, जो उस उदाहरण को और दूसरे उदाहरण को, इन दोनों उदाहरण को हम सार्थक शब्द के रूप में जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? क्योंकि क, ल और म यानी कलम, क, म, ल, कमल। तो यहाँ पर कलम का अर्थ किसी न किसी लेखनी से दर्शाया गया है और कमल, कमल का अर्थ एक विशेष प्रकार का फूल, तो उसको हम शब्द की संज्ञा दे सकते हैं। इसको हम शब्द मान सकते हैं इस वर्णों के समूह को, क्योंकि ये सार्थक शब्द हैं, इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। जबकि ल, म, क, लमक, ल, क, मैं, लकम, ये कोई भी किसी भी प्रकार के सार्थक, ये वर्णों का समूह तो बन गया है, लेकिन ये सार्थक शब्द नहीं कहलाएंगे, निरर्थक शब्द कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे निरर्थक शब्द? क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, किसी भी अर्थ को ये प्रकट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए दो अन्य जो उदाहरण यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, जो किसी भी प्रकार किसी भी अर्थ को नहीं प्रकट करते हैं, तो वो वर्ण समूह में नहीं कहलाएंगे, सार्थक वर्ण समूह में नहीं कहलाएंगे, इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वही शब्द कहलाता है। देखिए फिर से हम देखते हैं आगे से। देखो बच्चों, हम समाज में रहते हैं और हम एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य, जैसा कि आपको पहले भी इसमें समझाया है। शब्द जो हैं वो हमारे जीवन में एक तरह से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूक भाषा के अलावा शब्द भी माध्यम होता है कि जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों को बताते हैं। तो यहाँ पर शब्द का जो मूल रूप कहा जाएगा वो वर्णों का मेल होगा, कि जो वर्णों, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को या सार्थक समूह को हम शब्द की परिभाषा दे सकते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। अब जो शब्द होते हैं वो अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं और एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो शब्द कहा जाए। क्यों? क्योंकि अगर उसका कोई सार्थक या अर्थ निकल रहा है, अर्थपूर्ण शब्द होता है,
तो वही शब्द की उसको परिभाषा दी जा सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये 4 उदाहरणों के माध्यम से जाना, कलम, कमल, लमक और लकम। तो यहाँ पर दोनों तरह के शब्द बताए गए हैं, सार्थक भी और निरर्थक भी। तो जो सार्थक शब्द हैं उसका एक अर्थपूर्ण अर्थ निकल रहा है, तो वो शब्द के बारे में शब्द को के रूप में पहचाना जाएगा। जबकि ये जो 2 अन्य उदाहरण है वो उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो निरर्थक शब्द के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरीके से ये इस प्रकार का ये शब्द की परिभाषा और इसके उदाहरणों के माध्यम से हमने शब्द के बारे में जाना। अब देखो बच्चों, आगे हम पद के बारे में जानेंगे। देखो, कोई भी हम अपने भाव बताते हैं या विचार या किसी भी प्रकार हम दूसरों को अपनी बात कहते हैं, तो बात कहने के लिए क्या हम केवल एक शब्द बोल देंगे तो वो अगला व्यक्ति समझ जाता है क्या? नहीं समझ पाता है। उसको बोलने के लिए हमें उन शब्दों के एकत्रित रूप को इसको वाक्य के रूप में प्रयुक्त करके उसको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पद की परिभाषा देखते हैं कि पद की